हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में हम बात करने वाले हैं एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एक और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिमिलर स्पेस में काम करने वाली एक और कंपनी बंधन बैंक के बारे में हमने बात किया था एक इसी तरह के चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसमें हमें क्या क्या अच्छा लगता है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट हम क्विकली इसका पहले फंडामेंटल देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो इस कंपनी का जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 12,000 करोड़ का है। अभी ये करंटली 60 रुपए के प्राइस पे चल रही है, जबकि इसका बुक वैल्यू जो है वो लगभग 20 का है। मतलब अपने बुक से तिगुने प्राइस पे ये करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है। और अगर हम इसका डिविडेंड देखें जिसमें हम इन्वेस्ट करते वक्त देखते हैं तो ये अभी तकरीबन 2% चल रहा है, जो कि अच्छा है। पीई रेशियो काफी लुक्रेटिव है कि जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से इसका पी नहीं बढ़ा है। पी इसका 9.33 है, जो कि लगभग बैंकों में इस तरीके से ग्रो करने वाली कंपनीज में जब मैं कह रहा हूँ इस तरह के ग्रो कर रही है तो हम उसके बारे में भी उस चीज को भी देखेंगे आगे चलकर। बट अभी के हिसाब से 9 का पी बहुत कम है और पीईजी रेशियो भी इस चीज को दर्शाता है। और इंडस्ट्री पी तकरीबन तकरीबन अभी 13 ही दर्शा रहा है, बट मान के चलिए कि 15 से 20 बहुत ही किफायती पी रेशियो है इस तरह के छोटे स्तर के बैंक के लिए। छोटे स्तर इसलिए मतलब कि इसका साइज काफी छोटा है, बट अगर ये चाहे तो ग्रो करके अगले 3 से 4 5 सालों में बंधन बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंक बन सकती है, एक यूनिवर्सल बैंक बन सकती है। एक यूनिवर्सल बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज्यादा अंतर नहीं होता है। स्मॉल फाइनेंस के जो टारगेट कस्टमर होते हैं वो स्मॉल स्मॉल यू नो इंडिविजुअल्स होते हैं जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तरह के लोग जिन्हें आसानी से लोन नहीं मिल पाता है, उन लोगों को टारगेट करना है। अल्टीमेटली इन लोगों को भी लोन काफी महंगे दरों पे मिलता है, मगर आइडिया ये है कि लोन मुहैया हो सके, इनका एक क्रेडिट हिस्ट्री बन सके। तो ये इसका मेन आइडिया था इस बैंक को स्टार्ट करने का। ये इसे भी आरबीआई ही गवर्न करती है, रेगुलेट करती है बेसिकली। रिटेल बैंकिंग जो इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो 88% है, ट्रेजरी 10% है, और होलसेल बैंकिंग ये 2% करते हैं। और अगर हम देखें कि ये लोन किस किस लोगों को देते हैं तो ग्रुप लोन्स जो हमने बात किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप बना के कोई एक एमएसएमई स्टार्ट किया जाता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंडिविजुअल मानिए कि कोई एक ठेला वाला है, उसको लोन चाहिए, उन लोगों को इस तरीका का जो लोन है, लोन पोर्टफोलियो जो इनका बुक है उसका इस तरीके से है। अभी टोटल ये लोगों ने 575 बैंक और 517 एटीएम ये लोगों ने खोल रखा है 25 स्टेट्स में। और 77 लाख कस्टमर्स हैं इनके इस साल के मार्च 2023 तक। तो काफी अच्छा नंबर है। जो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक बने थे आई थिंक 2018 में, उसमें इक्विटास के अलावा अगर कोई अच्छा एक बैंक उभर के आया है काफी तेजी से तो वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है डेफिनेटली। और इसके बारे में और क्या डिटेल हमें दिख रहा है तो ऑब्वियसली इन लोगों ने डिजिटल फुटप्रिंट अपना अच्छा रखा है, तभी इनका नाम है। कंपनी धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रही है, हम देखेंगे कि लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में क्या इन लोगों ने बताया है। और अभी के लिए ये जो है रिवर्स मर्जर का भी प्लान हो रहा है। जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके साथ इनका मर्जर का बात हो रहा है। तो जब हमने इसका खोल ही लिया है पेज, तो एक बार इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले 3 सालों में कैसा ग्रोथ मिला है इन्हें। कहाँ 110 100 पे था, आज 500 पे है। तो 5 गुना प्रॉफिट हुआ है, 5 गुना रिटर्न आया है इन्वेस्टर्स को जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में। बट क्या उतना ही रिटर्न हमें जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिला है? सो हमें नहीं मिला है, वो तो हम चार्ट के दौरान देखेंगे ही। अब हम क्विकली आते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो स्टेडी रहा है और अपवर्ड ट्रेंडिंग ही रहा है, क्योंकि जहां सितंबर 2020 में 754 था, 96 करोड़ का प्रॉफिट था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आपको 900 90 900 1000 1100 लगभग 1200 1300 आज 1400, क्वार्टर दर क्वार्टर 100 करोड़ का इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखें तो प्रॉफिट प्रॉफिट कभी ना कभी ऊपर नीचे होते रहा है, मगर अपवर्ड ट्रेंडिंग ही रहा है। कोविड के समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, ऑब्वियसली आपको जब लोन नहीं आ रहा है आप प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि भाई ये लोन मेरा डिफॉल्ट हो सकता है, तो उसके लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है। बट उसी प्रोविजनिंग करने का नतीजा है कि बैंक सेफ रहा, ज्यादा रिस्की नहीं लगा अपने इन्वेस्टर्स को। और आज के दिन में ये 328 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। इस हिसाब से अगर हम पिछले 12 महीने का इन लोगों का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो 1254 है, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है। और इसी सब बात करने के दौरान मुझे एक और पेज मैंने जो खोल रखा है वो भी मैं दिखाता हूँ। इनका जो आईपीओ आया था वो दिसंबर 4 2019 को आया था, 36 से 37 रुपए के प्राइस पे। और इसका लिस्टिंग हुआ था तो अपने जो पहले दिन पे इन लोगों ने 63 रुपए का प्राइस रेंज टच किया था। इस चीज को अपने रिकॉर्ड में रखिएगा और हम चार्ट के दौरान ये वीडियो के अगले हिस्से में जरूर देखेंगे। सो कहने का मतलब है कि 63 रुपए का जो उन लोगों ने प्राइस अपने लिस्टिंग डे को टच किया था वो आज तक दोबारा टच नहीं हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मार्च 2000, मान के चलिए मार्च 2020 है ना, मार्च 2000, क्योंकि मार्च हमने देखा ना दिसंबर 2019 में आया, तो अगर हम 350 का भी माने तो उस हिसाब से लगभग 4 गुना हो चुका है, लेकिन प्राइस हमारा 4 गुना नहीं हुआ है। हम मैथ कर लेते हैं तो आप देखिए प्राइस जब लिस्टिंग पे जितना था 58, आज भी लगभग उतना ही है। तो
जबकि प्रॉफिट 4 गुना हो गया है, लेकिन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं आया है। जो मानिए जिसने आईपीओ के समय देखा कि अच्छा भाई ये तो 40% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, लेकिन दाम आज भी वो उसी प्राइस पे फँसा हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि वो प्राइस रेंज एक एक रेजिस्टेंस है। जो लोग उस समय से फँसे हुए होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई आ जाओ इस प्राइस पे और मैं बेच के निकल जाऊँ। है ना? तो इसी कारण से 60 के लगभग में प्राइस पे काफ़ी दिनों तक रुका रहा। अब हम देखते हैं प्रमोटर के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 73% की, तो जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जिसका हमने भी देखा। एफआईआई और डीआईए के पास लगभग 8% का है और बाकी की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है लगभग 18 साढ़े 18%। हम नोट्स में तुरंत देखते हैं कि नोट्स क्या बताता है। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो 8 क्वार्टर से लगातार हेल्दी ग्रोथ होते रहा। डिस्बर्समेंट लोन डिस्बर्समेंट भी 18% से बढ़ा है। ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ जो है आपका 27% है ईयर ऑन ईयर और 5% क्यू ऑन क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल डिपॉजिट भी 43% से बढ़ा है। और एक जो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिपॉजिट के, अगर हम बात करें तो कासा डिपॉजिट, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो डिपॉजिट है 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ का जो पैसा है इन्हें, ये सस्ता पैसा कहा जाता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, कि आप ज्यादा आपको देना नहीं पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये इतना 7,000 करोड़ इन्हें सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है। करंट अकाउंट में तो आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता है, करंट अकाउंट जनरली जीरो होता है, 0% इंटरेस्ट है। ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में इन लोगों ने 40 नए ब्रांच खोले हैं। सो मतलब इसकी संख्या को एक बार अनुमान लगाइए, सोचने के बाद आप सोचिएगा 40 नए ब्रांच, एक ब्रांच कितना महंगा होता है खुलने में, नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, नया सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। तो 39 ब्रांचेस और अनदर 45 ब्रांचेस ये एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में खोलने का, जिसमें से 3 मंथ तो अभी बीत ही चुका है। 3 महीने और में ये कोशिश करेंगे कि 45 और ब्रांच खोल पाए। और ये बाकी सभी लोगों ने कैसे ग्रोथ का अपना टारगेट देख रहे हैं वो देख रहे हैं। और धीरे धीरे मास मार्केट में ये अपने आप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आगे ले जाना चाहते हैं। नेशन वाइड ब्रांड कंपेन भी इन लोगों ने चालू किया हुआ है, हम इसका ऐड भी अब देखने लगे हैं टीवी में। और जो मेन आउटलुक है वो रिवर्स मर्जर है, दोनों जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का रिवर्स मर्जर हुआ, तो उसी तरीका का इसका भी होने वाला है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी का भी होने वाला है। सो आई थिंक आरबीआई का कुछ रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं। सो इनका टारगेट है कि Q4 में, मतलब मार्च 2024 तक ये करना चाहेंगे। इसी कारण से इसका जो पी, मतलब जो भी इसका जो प्राइस है वो इसके रियल वर्थ को इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि रुका हुआ है कि किस तरह का मर्जर होता है, क्या क्या आउटपुट आता है, कैसे सेटलिंग होता है, कितने उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं कि अच्छा भाई आपको कितने ये जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कितने शेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब किस तरह का सेटलमेंट होता है, क्योंकि वो अलग तरीके से वो शेयर भागा है, 5 गुना हुआ है विद इन 1 ईयर। सो और ये अपना ग्रोथ टारगेट भी देखते हैं कि 25% ग्रोथ टारगेट है और सस्टेन्ड आरओई भी 20% के ऊपर देखते हैं। तो ये काफी अच्छी कंपनी है। हम लोग क्विकली देख सकते हैं कि अगर आज इस कंपनी का जो है 5,000 करोड़ कमा रही है 1,225 करोड़ का फायदे के साथ, तो यही चीज बंधन बैंक की, बंधन बैंक का मैंने पेज खोला है। बंधन बैंक का अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो ये 4,000 5,000 करोड़ आज से 5 साल पहले कमा रही थी, लगभग वही 1,300 करोड़ का फायदा था, आप देख पा रहे हैं। और 5 साल में ये कंपनी 3 गुना हुई। प्रॉफिट इन लोगों ने 3 गुना नहीं किया, लेकिन कंपनी 3 गुना हो सकती है। मैं आपको, और अगर सही से मैनेज किया गया, आपका प्रॉफिट भी 3 गुना होगा। एक तो मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी है वो 3 गुना सस्ती है और 3 गुना हो सकती है, तो ये आपका 10 बैगर हो सकता है, बस ये चलना जब स्टार्ट हो जाए। अब हम आते हैं, इतना तो हमने बात कर ही लिया, अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे आते हैं तो ये तो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, हम क्विकली जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक निफ्टी का शेयर खोल लेते हैं। मैंने इसमें चार्ट थोड़ा सा ऑलरेडी बना रखा है, और चूंकि समय कम लगे, तो अगर हम देखें पहले दिन पे मैं इसका होवर करता हूँ और ऊपर में आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर। तो पहले दिन जो इसने हाई बनाया था वो 62 रुपये 80 पैसे का था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, आज तक इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 62 75 पे ब्लॉक को 62 80 का है। आज तक उस प्राइस को कभी इसने टच नहीं किया है, थिंक अबाउट इट। लगभग 9 दिसंबर 2019 से आज लगभग 4 साल हो गए, एग्जैक्टली 4 साल हो गए। 4 साल में आपने उस प्राइस को दोबारा टच नहीं किया है, तो मतलब ये कितना सस्ता है कंपनी, और हमने प्रॉफिट देख ही लिया कि प्रॉफिट 4 गुना हो चुका है। और इस दौरान चूंकि हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, एक कैंडल एक वीक को दर्शा रही है, तो अलग अलग समय पे क्या क्या पैटर्न बने थे और क्या क्या टारगेट अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी, हम वो देखते हैं। सो इस ट्रेंड लाइन को हम देखते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को जो 33.3 पे ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका डेप्थ मैं नेट पे प्लॉट करता हूँ तो लगभग 53 रुपए का टारगेट आता है, जो कि 53 रुपए का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया आपका 14 अगस्त को। इस 14 अगस्त के समय ही बाद में ये फिर से नीचे गया लगभग 48 के लगभग, और फिर से इसने कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया, जिसका टारगेट हमको आता है लगभग 92.4। 92.4 पे के हिसाब से अभी प्राइस कितना दूर है? तो प्राइस इस कैंडल को अगर मैं दिखाऊं तो ये 54 साढ़े 54% अभी के करंट प्राइस से दूर है। तो 92.4 के टारगेट को मैच, मतलब मीट करने वक्त 55% का रिटर्न आपका शुद्ध रूप से बनेगा, और ये विद इन एक साल के अंदर मर्जर रिवर्स मर्जर होने के साथ साथ, आप चाहे तो एक बार का क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं, लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट आने के समय ही आप देख रहे हैं कि अचानक से तेजी पकड़ चुका है, 20% का रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है, 50 से 60 जा चुका है, मतलब 20% का रिटर्न आ चुका है।
तो यहाँ से 55% का रिटर्न तो बनता ही है। लेकिन अब आप ये समझिए, इस लाइन को हम देखते हैं जो कि 61.3 पे जो नेकलाइन ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे जब ये अक्टूबर 3 को आया था, है ना? इस रेखा को मैं दिखा रहा हूँ। अक्टूबर 3 को आया, उसके बाद एक सेलिंग आया लगभग 1 डेढ़ महीने का। क्यों आया? आप मान के चलिए कि अचानक से 27 मार्च से लेके यहाँ तक, ये जो आपको लाइन दिख रहा है तिरछा जो बना हुआ है, एक लगातार इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये चलता गया, चलता गया। तो जो लोग यहाँ पे फँसे हुए होंगे, तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर का जो मेंटालिटी होता है इसी तरीके से काम करता है। वो घाटे में तो नहीं बेचते हैं, और वो बस रखे हुए थे कि भाई आ जाए, निकल जाए। और उन जो लोग 50 से लेके 60 तक के बीच में फँसे हुए होंगे, वो यहाँ पे आने के बाद बेचना चालू किए। और आप देखें कि कैसे लोगों ने बाई किया होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि यहाँ से अचानक इस समय किसी ने नहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि कोविड अभी समय चल रहा था और बैंकिंग इंडस्ट्री उस समय उतना हेल्दी नहीं थी। लेकिन इस समय से जब जो ये बाइंग स्टार्ट हुई है, तो ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी इसमें जब 61.3 का जो ब्रेकआउट आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब 61.3 का ब्रेकआउट आएगा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड आएँगे। तो हो सकता है कि जब 61.3 के ऊपर जाए, तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिले। जब 65-70 पे चला जाएगा, तो लोग सोचेंगे यार कि यार ले लिए रहते, है ना? काश ले लिए रहते हैं। और उस समय लोग पूछेंगे कि आप खुद से पूछेंगे, आप जो 1-2 लोगों को जानते हो, उन लोगों से पूछेंगे कि अरे यार 60 में तो ठीक था, बताओ 70 पे ले लें क्या? तो उस समय आप ऑलरेडी 10-15% लूज़ कर चुके होंगे। मानिए कि 70 से अगर 90 जाता है, तो आप 30% रिटर्न बनाएँगे, और यहाँ पे आपको शुद्ध ₹50 बनाने का मौका है। मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मेरा तो 30 का ही एवरेज है। मैंने इसी समय जब ब्रेकआउट हुआ था तभी ले रखा था, मैं अभी इसको 90 तक रखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी मैं इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक शुद्ध से फिर से रिटर्न आ गया है, और कंपनी का जो अम, परफॉर्मेंस है, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो कहीं से भी नहीं बता रहा है कि ये स्लो हो रही है कंपनी, ये और इम्प्रूव ही हो रही है। और अगर अमलगमेशन सही से हो गया, और आने वाले 2-3 क्वार्टर में मैं अगर ऑब्जर्व किया और ये अच्छा ही होते जा रहा है, तो क्यों नहीं मैं इमेजिन करूँ कि ये 60 से 600 तक जा सकता है। मुझे 110 तक का तो टारगेट यहीं पे दिख रहा है। मानिए जो ये 61.3 का जो है, जो ये यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनेगा, अगर मैं यहाँ पे एक लमसम आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये हुआ आपका कप, ये होने वाला है हैंडल। इसका जो ये मैंने प्लॉट किया है, ये 110 तक जाता है। वो यहाँ से लगभग 83% का टारगेट है। मैं क्यों हड़बड़ा के बेचूँगा? इतना रिटर्न मुझे कौन-सा बैंक देगा? कौन-सा इन्वेस्टर मुझे देगा? मैं अपना ही कोई व्यापार कर लूँगा, मुझे कौन-सा व्यापार मुझे अपने पूँजी पे ये रिटर्न देगा? कोई भी नहीं देगा। और अगर मैं 92.3 के लिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख के रखा है कि करंटली इसका जो ईपीएस है, वो लगभग साढ़े 6 का है, 6.4 का है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें, तो 92 पे भी इसका पी 14 का होगा, और हमने पहले ही देख रखा है कि इंडस्ट्री का पी 13 का है। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी 13 का है। लेकिन जो कंपनी परफ़ॉर्म कर रही है, जो अब आगे बढ़ते जा रही है अच्छे से, उसके लिए 14 का पी देना कहीं से भी महँगा नहीं है। और तब तक कंपनी और अच्छा परफ़ॉर्म करके 45 नए ब्रांच खोल के, है ना? हो सकता है कि आज हमारा खर्चा 45 नए-नए ब्रांचों को सेटअप करने में भी जा रहा है। लेकिन जब वो जिसमें हमने पूँजी लगाई है, वो जब पैसा रिटर्न करना स्टार्ट करेगा, तो वो भी तो हमारे ग्रोथ में ऐड होगा। तो थिंक अबाउट इट, ये कितना लुक्रेटिव डील हो सकता है। तो मुझे ये शेयर इस हफ़्ते के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करूँ। आप वीडियो देखें और इसे ज़रूर साझा करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, मुझे बताएँ कि और किन-किन कंपनीज़ पे आप मुझे आकलन करते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।